तालियां जा रही हो कि मैं 100 दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। अच्छा, क्यों लेट क्यों आए हो आज? हैं? चैप्टर 23, इसमें एक सवाल आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 20। पेज आए, पेज 535 पे, 535 पे, पेज 535 पर पॉइंट 3, FA डिस्ट्रॉयड सर्टन गुड्स वर्थ रुपीज 45,000, पेज 535। FA ने कुछ चीजें डिस्ट्रॉय की हैं जिनकी वर्थ है 45,000 आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर। ड्यू प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया है। परचेज इसकी रिकॉर्ड हो गई थी दिसंबर में। अब मुझे बताइए कैसी चीज जो परचेज की मैंने दिसंबर में और डिस्ट्रॉय कर दी जनवरी में, तो परचेज तो दिसंबर में रिकॉर्ड हो गई, वो हो जानी चाहिए थी क्योंकि मुझे इल्हाम नहीं होना था कि मैंने जनवरी में डिस्ट्रॉय करनी है। तो परचेज तो रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं दिसंबर में। अब हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट रिकॉर्ड करने की इजाजत है या डेड हो जाएगा? अब उसका तरीका एक ही हो सकता है कि वर्किंग 1 में दिसंबर में इसको पॉजिटिव साइन के साथ परचेज में डाला होगा। तो अब इस न्यूमेरिकल में जनवरी के महीने में वर्किंग 1 में इसको उल्टा दें। तो आपने देखा होगा सॉल्यूशन में इनपुट डेड करने के लिए वर्किंग 1 में इसको परचेज में उल्टाया हुआ था। फेस पे कुछ काम ना करें, फेस पे गिनी चुनी चीजें हैं वो काफी हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं फेस पे काम ना करें, वर्किंग से रूट करें सब कुछ। ओके, और तो कोई मसला नहीं आया होगा। फ्री रिप्लेसमेंट मैंने बता दिया वो टैक्सेबल नहीं है। ऑडिटर्स ने जो प्रोविजन का मशवरा दिया है वो भी चीजें सेल नहीं हुई, जब सेल होंगी तब कभी सेल में जाएंगी। क्या चीज, कौन सी लाइन? ठीक है, शुक्रिया। चैप्टर नंबर 15। अच्छा जी, जी बोले। पुराना लॉ, भाई पुराना लॉ ये था कि आप जाके रिटर्न जमा करवाते थे। रिटर्न एक सफ़ा होता है। पुराने लॉ में आप जाके रिटर्न जमा करवाते थे और कमिश्नर आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू करता था। इसका मतलब होता था कमिश्नर ने आपकी इनकम असेस कर ली है। नए लॉ के अंदर ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। नए लॉ में आप जाते हैं और जाकर रिटर्न जमा करवाते हैं। पहली रो में है जगह, आप जाते हैं और जाकर रिटर्न जमा करवाते हैं। दो अजम्पशंस ली जाती हैं। पहली, आपकी इनकम और टैक्स वही है जो आपने रिटर्न में कही, और एज्यूम किया जाएगा कि आपको असेसमेंट ऑर्डर डिस्पैच हो गया आपके पते पे, हालांकि देयर इज नो फिजिकल ऑर्डर, इट इज ओनली एज्यूम्ड ऑर्डर। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे ना, नए लॉ में ये तस्वुर है कि रिटर्न बन जाती है फौरन ही एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। यानी आपने रिटर्न जमा करवाई तो कमिश्नर एज्यूम कर लेगा कि उसने आपकी इनकम असेस कर लिया। पढ़े, इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ complete return of income, it will be assumed that commissioner has made an assessment of income and tax and your return shall be considered as an assessment order and my return shall be considered as an, अब कोई ऑर्डर नहीं आपके घर आएगा, असेसमेंट ऑर्डर issued by commissioner on the day return was furnished। जैसे आपने रिटर्न फर्निश की तो अब 30 सितंबर को जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो जैसे ही रिटर्न जमा करवाएंगे अजम्पशन ले ली जाएगी कमिश्नर ने आपको असेस कर लिया है। इसका नाम मैंने बताया था यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। यानी पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि टैक्स पेयर सच बोल रहा है। लेकिन सवाल यह है, बाद में देख लेना दोस्तों, सवाल यह है कि रिटर्न मुकम्मल कब समझी जाएगी। उसके लिए कहता है आ रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज मुकम्मल इफ इट फुलफिल द कंडीशंस इन 114 का 2। तो चैप्टर के पहले सफे पे जाएं, 4-5 सफे पीछे करें। 114 का 2 सफे के एंड पे लिखा हुआ है, उसमें जाके देखें रिटर्न कब मुकम्मल होती है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, पर्टिकुलर्स हो, अनेगियर अटैच हो, अगले सफे पे शायद लिखा हुआ है साइन हुए हुए हो, साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा, वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ जमा कराई हो, और फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट भी शायद लिखा हो जमा कराई हो, नहीं लिखा हुआ, एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हो। तो रिटर्न तब मुकम्मल समझी जाती है जब सेक्शन 114 के 2 की शराइत को पूरा करे। अच्छा, जब ये कॉन्सेप्ट आया तो कमिश्नर्स को हुआ यार इसका मतलब है फिर हम ऑडिट नहीं कर सकते। लॉ में करने का नहीं 1A पॉइंट क्लियर करने के बताया। उसने कहा नॉट वेस्ट स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 को उठा के फेंक दो तुम, द कॉमी में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट। आप उसको ऑडिट कर सकते हो, ऑडिट करने से मैं मना नहीं करा,
लेकिन आप बताएं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर 10,000 लोग रिटर्न जमा कराएं तो शायद 200 लोगों के ऊपर 1A लगेगा। सबका ऑडिट तो पॉसिबल नहीं है। तो 1A एक छूट है जो कमिश्नर को अवेलेबल है। क्या 1 कुछ और कह रहा है, 1A कुछ और कह रहा है? 1 कह रहा है आप रिटर्न जमा करवाओ, कमिश्नर एज्यूम कर लेगा कि आपने सच बोला है। अब जब कमिश्नर ने एज्यूम कर लिया आपने सच बोले तो 1A की कोई लॉजिक नहीं बन रही थी कि फिर ऑडिट करने आ जाए। ऑडिट तो तब करो ना जब झूठ बोला हो हमने। तो 1 कहता है जल्दी करो यार, जो भी करना है भाई, आप लोग थोड़ी सी जगह बना दो एक ही दफा। और अच्छा, आप सवाल पता क्या है? सवाल यह है कि आपने जमा करवाई रिटर्न, कमिश्नर ने एज्यूम कर लिया कि मैंने आपको ऑर्डर इशू कर दिया है। सारे लोगों के बारे में कमिश्नर एजम्पशन लेगा, लेकिन उस 1000 में से या 10,000 में से कोई 200-300 लोगों को जाके तंग करेगा कि यार छोड़ो, इधर आओ, अपना ऑडिट करवाओ। नॉट वेस्ट स्टैंडिंग द सबसे को उठा के फेंक दो। द कमिश्नर मे सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट। तो लिखे ऑडिट के लिए तो सिर्फ चंद लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं ना, वरना पॉइंट 1 तो अपनी जगह लगेगा। बुनियादें इंशाल्लाह देखेंगे कभी, बल्कि बुनियादें हिला ही देंगे। ओके, हद हो गई। अच्छा, ऑडिट तो सिर्फ चंद लोगों का होगा ना। चलें जी, अब हमने पढ़ा था पॉइंट 3, वो आके पढ़ें, रिवाइज करें सारा पिछली क्लास वाला, कोई जल्दी नहीं। अब आप ऑडिट शॉडिट की कहानी छोड़ दें, वो तो 1 में कोई नया पॉइंट आया था लॉ में, ऑडिट शॉडिट की कहानी छोड़ दें, आम कहानी बता दें। 1 में क्या है? आप जाके क्या जमा करवाएंगे? रिटर्न। वो रिटर्न क्या बन जाएगी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, एक सिनेरियो आपके सामने में रखता हूं, आपने जमा कराई रिटर्न, उस पर आपने तस्वीर अबू की गलती से लगा दी, या आपने तस्वीर छोटे भाई की लगा दी, या आपने उस पर आईडी कार्ड सही तरह फोटोकॉपी करके नहीं लगाया। कोई आपसे रिटर्न में डेफिशिएंसी हो गई, टैक्स डेप्रिसिएशन का सफा मिसिंग हो गया, कोई आपने चीजें खरीदी थी उसके सबूत लगाने थे वो लगाने भूल गए। अगर आपकी जमा कराई हुई रिटर्न में कोई कमी है तो उस कमी को कमिश्नर बजरिया नोटिस पूरा करवाएगा। अगर आपकी रिटर्न में कोई कमी है जो आपने जमा कराई है, आप याद रखिएगा फर्निश करा चुके हैं आप। अगर आपकी रिटर्न में कोई कमी है जमा कराई हुई में, द कॉमी शैल इशू अ नोटिस, कमिश्नर आपको एक नोटिस भेजेगा, ब्रदर वो ना आपकी रिटर्न में थोड़ी कमी पाई जा रही है, एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द मिसिंग इंफॉर्मेशन, और तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, ये लेट आने से सारे डिस्टर्ब होते हैं, और तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि इस कमी को पूरा करो। बता देंगे असूल क्या बनेगा? नंबर 1, अगर रिटर्न क्या होगी तो कमिश्नर आपको क्या भेजेगा? एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द मिसिंग इंफॉर्मेशन। याद करें, इफ अ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, अगर रिटर्न क्या है, यार कल से दरवाजा बंद कर दो, मुसलसल हर 1 मिनट बाद कोई ना कोई आ रहा है। इफ द रिटर्न इज, द कॉमी शैल इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसीज एंड ऑर्डर हिम टू फुलफिल द कमी, उस कमी को पूरा करने को कहेगा। लेकिन एक सूरत में आपके घर नोटिस नहीं आएगा, अदर देन इनकरेक्ट टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अगर आपने टैक्सेबल इनकम पे गलत रेट लगा दिया तो ये आपने जानबूझ के कोई ब्लंडर मारा है हुकूमत के साथ, और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसी सूरत में सेल्स टैक्स में हमने पढ़ा था आपका बैंक अकाउंट जो है वो सीज कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज भी सीज कर दी जाएंगी, तो इस सूरत में ये होगा। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग इधर लिखना है उर्दू में लिख ले, लेकिन पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। लिखें ब्रैकेट वाले सिनेरियो में नोटिस नहीं आएगा, बल्कि आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, साथ पूरा सफा खाली पड़ा है। ब्रैकेट वाले सिनेरियो में नोटिस नहीं आएगा, बल्कि आपका बैंक अकाउंट ही बंद कर दिया जाएगा। बातें नहीं करनी बस। अच्छा, अब आपका फ्राइडे को होगा टेस्ट अगला, क्या रख लें इसमें? चैप्टर 3 हो जाएगा? 3 नहीं हुआ ना? 3 से पहले कौन सा था जो हमने पढ़ा था? लॉसेस पढ़ा था ना, वो तो हो गया। और आजकल कौन सा चल रहा है? 15। चलें इसमें से भी कुछ आपको सेक्शन बता दूंगा। अच्छा ओके, नेक्स्ट। अब सवाल यह है कि जब आपको कहा जाए कि तुम कमी पूरी करो तो आप बच्चे 2 बन जाएंगे। अच्छा बच्चा, पूरा बच्चा। बच्चे को कहा क्या गया है? ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द, आपको ऑर्डर दिया गया कि मिसिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। पॉइंट नंबर 4, इफ द टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद नोटिस, अगर बुरा बच्चा नोटिस को लिफ्ट ना कराए
और तस्वीर अपनी सही वाली या आईडी कार्ड सही वाला अपलोड ना करे, द रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज, और एज्यूम किया जाएगा आपने सिरे से रिटर्न ही जमा। लेकिन अगर 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 बचा हो आज बच्चा, तो आज बच्चे के केस में क्या होगा? इफ द टैक्सपेयर कंप्लाई विद द नोटिस इन ड्यू टाइम द रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज। जिस दिन कमी पूरी की उसमें, अगले सफे पे हूं, जिस दिन कमी पूरी की उस दिन नहीं, बल्कि जिस दिन आपने रिटर्न जमा करवाई थी उसी दिन रिटर्न क्या समझ ली जाएगी? मुकम्मल। क्लियर? चलें जी, टैक्स पेयर ने क्या जमा करवाई? रिटर्न। रिटर्न कंप्लीट थी? नो। एक मिनट बोला कौन है? टैक्स पेयर ने क्या जमा करवाई? रिटर्न। रिटर्न कंप्लीट थी? नो। नो, मैं सिर्फ ये वाली साइड पढ़ानी है। रिटर्न कंप्लीट थी? नो। कॉमी के पास क्या पावर है? इन्फॉर्मिंग हिम एंड ऑर्डर हिम टू। टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, बुरा बच्चा, रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज। टैक्स पेयर कंप्लाइज विद द नोटिस, अच्छा बच्चा, रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट। चलें जी, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 3 मिनट्स और पॉइंट 1 पे उंगली रखें, रिवाइज सारा इधर याद करें, ये चैप्टर साथ साथ याद करके जाया करते हैं। इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश अ रिटर्न, तो 2 assumptions दी जाएंगी। It will be assumed that commissioner has made an assessment of income and tax. It will be assumed that, ये assume कर दिया जाएगा कि कमिश्नर ने असेसमेंट, ना सिर्फ चीज का पिज्जे का बनाना जरूरी है पिज्जा हट वालों को, बल्कि आपके घर इशू करना भी जरूरी है। ये नहीं होगा कि चीज बना के रख ली और अपने पास है, आप फोन करके पूछ रहे हैं, हाँ भाई बना लिया जी, आपने कहा था हमने बना के रख लिया आपका ऑर्डर, अच्छा जी आपने भेज दिया, नहीं बना के रख लिया हमने। बनाना जरूरी है कि बनाने के बाद भेजना भी जरूरी है? तो बनाना भी लिखना है और भेजना भी लिखना है, दोनों चीजें लिखनी है आपने। तो 2 assumptions ली जाएंगी, कमिश्नर ने आपको असेस कर लिया है, और दूसरी assumption, कमिश्नर ने आपको बता भी दिया है कि मैंने आपको, हालांकि ऑर्डर फिजिकली इशू नहीं होगा। चलें याद करें, इफ अ टैक्सपेयर हैज फर्निश्ड अ रिटर्न, इट विल बी assumed दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट। अगली assumption, इट विल आल्सो बी assumed दैट कमिश्नर हैज इशूड एन असेसमेंट ऑर्डर, however he can select for audit। वो बात अपनी, इसको छोड़े। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, द कॉमी may issue a notice informing deficiencies and will order him to fulfill the deficiencies. If the taxpayer does not comply with the notice, if the taxpayer, the return will be considered as, but if he complies with the notice, the return shall be considered as complete. Valid नहीं, complete लिखा अपनी तरफ से फिक्र, the return shall be considered as on the day it is furnished. Okay. अच्छा जी, एक अब सवाल अराइज होगा, आपका ईयर एंड है 30/18, क्या चल रहा है? एंड पे हो जाए आप लोग, दरमियान में, एंड पे, एंड का मतलब एंड है, दरमियान में से। अच्छा, आपका ईयर एंड क्या बोले? 30 जून 2018, आपका ईयर एंड 30 जून 2018 है। अगला साल 30 जून 2019, अगला साल है जी 30 जून 19। आपने रिटर्न कब जमा करवानी है? आपने कर दीजिए रिटर्न फाइल अच्छे बच्चे बनके 30 सितंबर 2018 को। मुझे बता दें आपके पास कितने महीने थे रिटर्न फाइल करने के लिए? सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपके ऊपर बाइंडिंग है रिटर्न फाइल कर दें। जब आप रिटर्न फाइल करके आ गए, अब एक मसला खड़ा हो गया, आपकी रिटर्न में कमी ढूंढनी है कमिश्नर ने। क्या कमिश्नर इतना वेला होगा कि जैसे ही आप 30 सितंबर को रिटर्न जमा कराने जाएंगे, 1 अक्टूबर को सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के आपकी रिटर्न में ही कमियां ढूंढना शुरू करेगा? रिटर्नें तो 10-12 हज़ार आई होंगी, तो कमिश्नर को टाइम मिलना चाहिए। कमिश्नर कितने अरसे में, जैसे आईकैप में आप फॉर्म जमा कराएं तो अगले दिन आईकैप नहीं बता देता कि तस्वीर आपने जो है वो किसी और की लगा दी है, वो थोड़े से दिन देख के सारे फॉर्म्स वगैरह, उसके बाद बच्चों को डेफिशिएंसी लेटर भेजना शुरू करता है। अब मेरा सवाल है, कमिश्नर कितने दिनों में आपको नोटिस भेज सकता है जिसमें वो ऑर्डर दे कि आप डेफिशिएंसी पूरी करो? उसमें आपने ना एक ब्रेक लगानी है, यहां पर 30 जून 19 पर एक ब्रेक आपने लगानी है 30 जून 19 पर। 30 जून 19 के बाद आपने कमिश्नर को देने हैं तकरीबन एग्जैक्ट 180 दिन, एग्जैक्ट 180 दिन आपने कमिश्नर को देने हैं आफ्टर 30 जून 19। अब मैं एक फिक्रा बोलने लगा, द कमिश्नर कैन इशू अ नोटिस, बोले, within 180 days from the end of that financial year in which the return is furnished. Let's speak again.
द कमिश्नर कैन इशू अ नोटिस विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। कितना शुरू करें जी? 180 days। आपको पता है ये यकम जुलाई है, जुलाई, अगस्त, बोले ना आपस में, सितंबर, यार तो डीओजी ने काटा कहाँ 31 दिन हो गए, पूरे हो जाने 180। अब हद होगी। 27 कितने दिन हो गए? 27 दिसंबर 2019 is last date by which कॉमी कैन issue a notice। ये वो आखिरी तारीख है जब तक कमिश्नर आपको नोटिस देके बता सकता है कि भाईजान आपकी रिटर्न में क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। जी बताएं, आपका साल कौन सा है? 2018। इसकी रिटर्न कब आपने जमा करवाई होगी? 23 सितंबर 18 को, वसीम फाइल रिटर्न फॉर 2018। आपने एक ब्रेक मारनी है जी ईयर एंड पे, दैट इज कॉल्ड एज 30 जून 19। ऑब्वियसली अगला साल ही होगा। 30 जून 19 के बाद आपने दिन गिनने हैं 180, 180 डेज काउंट करने हैं। लास्ट डेट बाय विच कॉमी कैन इशू नोटिस, और ये हमेशा ही 27 दिसंबर हुआ करेगी, क्योंकि आपने गिनना जो यकम जुलाई से शुरू करना है, तो ये हमेशा ही 27 दिसंबर हुआ करेगी। तो आप जरा जबानी याद करें, इफ अ पर्सन हैज फर्निश्ड अ रिटर्न and that return is incomplete, the commissioner can issue him a notice demanding deficiency. The notice will be issued by commissioner within 180 days from the end of that financial year in which the return is furnished. The above notice can be issued within from the end of the financial year in which the, what is the year in which return is furnished? That is 2000। what is the end of that financial year? financial year होता है हुकूमत का साल। 30 जून, दो ब्रेकें मारनी है। नंबर 1, इसके बाद कौन सा 30 जून? दूसरी ब्रेक, इसके बाद 180 दिन का मुकम्मल होता है। इसका मतलब है मेरे ख्याल से कमिश्नर को तकरीबन 15 महीने मिल गए। 9 महीने इधर से हो गए और 6 महीने तकरीबन ये हो गए। 15 महीने कमिश्नर के पास आराम से किसी दिन टाइम निकाल के हमारी रिटर्न को देखे और उसमें से डेफिशिएंसीज निकाल लें। ओके, आज से तकरीबन 2 साल पहले तक ये सेक्शन यहीं तक होता था, लेकिन एक नई प्रोविजन आ गई है, ऑटोमेटेड सिस्टम। ये भी एफबीआर ने लॉन्च नहीं की। हाउएवर एफबीआर हैज येट नॉट नोटिफाइड एनी डेट। अभी तक एफबीआर ने ये बताया नहीं। एक चीज और काम शुरू हो गया है इस वक्त, वो है 6 महीने में, 6 महीने में, यहां पे 6 महीने के अंदर अंदर जब आप रिटर्न जमा कराएंगे ना सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या करना है? इसको बढ़ाना है, 24-25 पे लेके जाना है। ठीक है। जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे ना, तो सिस्टम ऑटोमेटेड तरीके से आपकी गलतियां पकड़ेगा। ऐसा कुछ सिस्टम एफबीआर वाले आजकल बना रहे हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी गलतियां पकड़ा करेगा। ऑटोमेटिकली जाहिर बात है सारी गलतियां नहीं पकड़ी जा सकती, जैसे एमसीक्यू सिर्फ चेक हो सकते हैं पेपर में ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली सारी गलतियां नहीं पकड़ी जा सकती। ऑटोमेटिकली 4 गलतियां पकड़ी जाएंगी। सिस्टम कितनी गलतियां पकड़ेगा? 4। कितने महीनों में? 6 महीनों में। गलतियां याद करें जल्दी जल्दी। अरिथमेटिकल एरर, अपेरेंट इनकरेक्ट दावा, अपेरेंट इनकरेक्ट दावा। अपेरेंट होता है बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है, इनकरेक्ट दावा। आपने अपना फॉर्म सबमिट किया तो आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ लिख दी 1812। आई के अप्लाई, ओ मैन किधर हो भाईजान, केड़े पिंडों आए हो, हले तक जिंदा हो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी जाओ। अच्छा, तो इट इज एन अपेरेंट। यार ये क्या क्या हो रहा है भाई? प्लीज नो नो, पहले एक स्टूडेंट उठ के गए, फिर दूसरे, प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं पता, क्लास हो रही है। इतने सेशन से मैं भी आपके सामने आ रहा हूँ, 1000 कॉलें मुझे आती है, मैं कभी उठ के गया हूँ? अजीब, कभी एक उठ के जा रहा है, कभी दूसरा उठ के जा रहा है। अपेरेंट इनकरेक्ट दावा। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 1812, तो क्या ये सही दावे या पढ़ते ही पता चल रहा है गलत दावा है?
दो, नंबर 1 अरिथमेटिकल एरर, नंबर 2 अपेरेंट इनकरेक्ट दावा, नंबर 3 डिसअलाउंस ऑफ लॉस। आपका लॉस डिसअलाउ कर सकता है सिस्टम। क्या सिस्टम को पता होगा ये वाला लॉस इस साल माइनस हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर ऐसा लॉस है जो माइनस नहीं हो सकता, बुरा है, तो कमीशन उसको डिसअलाउ कर देगा। डिडक्टेबल अलाउंस भी डिसअलाउ कर सकता है। हो सकता है ये ज़कात एंड इंश्योर ऑर्डिनेंस के साथ अपना सिस्टम लिंक कर लें एफबीआर वाले, या कोई आपकी चैरिटी भी डिसअलाउ कर सकता है, और सिस्टम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी डिसअलाउ कर सकता है। आपको पता है अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, और प्रॉपर्टी का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो 4 बातें। नंबर 1 अरिथमेटिकल एरर, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम, कुछ होंठ नहीं हिल रहे, अरिथमेटिकल एरर, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस, डिसअलाउंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ज्यादा तौर से नहीं मार रहा हूं, उंगली ना टूट। डिसअलाउंस ऑफ, जी बोलें, अरिथमेटिकल एरर, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉस, डिसअलाउंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ये 4 गलतियां, भाई बैठो जल्दी हाइब्रिड में, ये 4 गलतियां कौन निकालेगा? ऑटोमेटेड सिस्टम। चलेंगे आप पढ़। अ रिटर्न शैल बी प्रोसेस थ्रू मिल्क शेक का जग। अ रिटर्न शैल बी प्रोसेस थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम टू अराइव एट करेक्ट इनकम, करेक्ट टैक्सेबल इनकम, करेक्ट टैक्स बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर बला 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 एंड चुड़ैल। तो ये 4 किस्म की गलतियां हैं जो सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से आपके पकड़ेगा। अब आप अपनी किताब में इसी चैप्टर के एंड पे आए, एक हैंड रिटन सफा होगा अटैच, पेज नंबर बता दें कौन सा है। अब्दुल्ला ये शफा इसी के साथ शिफ्ट करा दें। पेज नंबर कौन सा है? 359 से अगला, पेज 358 से अगला, पेज 358 से अगला सफा मिल गया? ओके, मिल गया जी सफा। ऑटोमेटेड सिस्टम विल आइडेंटिफाई कितनी एरर्स एंड विल मेक एडजस्टमेंट्स इन द रिटर्न, और रिटर्न में ये गलतियां आपकी सही करेगा। भाईजान ऐसा हो सकता है कि सिस्टम बैठ जाए, ऐसा होता है सिस्टम बैठ गया, तो कई दफा आपने सुना होगा, इसकी तरह कर दें, ऐसा हो सकता है सिस्टम बैठ जाए। अगर सिस्टम 6 महीने में गलतियां सही ना कर सके तो अब सिस्टम हमें कुछ नहीं कह सकता। अब सिस्टम हमें, इसका मतलब एफबीआर की सुस्ती है या एफबीआर के बनाए गए सिस्टम की सुस्ती है? एफबीआर के सिस्टम के जो बनाया है उसकी सुस्ती है। अच्छा, अब इनको ना इस तरह पढ़ते हैं घर में, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट मेड इन 6 मंथ्स ऑफ रिटर्न, इस तरह घर में पढ़ते हैं, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट मेड इन 6 मंथ ऑफ रिटर्न। नो। अब आगे बताएं किसको सजा मिलनी चाहिए? एफबीआर को सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? अमाउंट्स इन रिटर्न आर एज्यूम्ड एज, बस एज्यूम हो जाए, हालांकि वही अमाउंट्स हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में टीपी जो है वो लुडियां डालेगा, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम ने कोई गलती सही नहीं की, और फिर भी एज्यूम कर लिया जाएगा एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड सिस्टम या ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट इज मेड इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न। यस, सिस्टम बैठा नहीं, सिस्टम एक्टिव है। ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट मेड इन 6 मंथ्स, यस। अब ना सिस्टम अगर एक्टिव है ना तो आपको एक ड्रावा भेजेगा, वो करेगा, टीपी विल रिसीव अ वो फॉर एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। टीपी के घर एक नोटिस आएगा सिस्टम जनरेटेड, जिसमें लिखा होगा कि मैं एडजस्टमेंट्स करने लगा हूं, और मुझे पता है अभी 6 महीने नहीं गुजरे, तो आप 30 सितंबर को रिटर्न जमा करा के गए थे, मैं एडजस्टमेंट्स करने लगा हूं। अब ऑब्वियसली आपको पता है जब भी होता है वो तो आपको रिस्पॉन्स का टाइम देना चाहिए। टीपी रिप्लाइड इन 30 डेज ऑफ नोटिस, यस। अब टीपी के रिप्लाई की रोशनी में एडजस्टमेंट्स हो, अन्य माना हो, his response will be considered before making adjustment. TP replied in 30 days of notice. Adjustments shall be made as suggested by. फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, अब जिस तरह सिस्टम ने मशवरा दिया था उतना एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। अच्छा, सिस्टम के पास कितना टाइम है एडजस्टमेंट्स के लिए? अगर नहीं की तो नहीं कर सकता। अगर 6 महीने में कर दी तो हमारे पास कितना टाइम है रिस्पॉन्स के लिए? बात खत्म हो। सिस्टम के पास कितना टाइम है एडजस्टमेंट्स के लिए? अगर नहीं की तो अमाउंट्स विल बी एज्यूम्ड एज एडजस्टेड। अगर कर दी और हमने 30 दिनों में रिस्पांस दे दिया तो फिर हमारी बात सुन के एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। अगर सिस्टम ने 6 महीने में एडजस्टमेंट कर दी और हमने रिस्पांस, तो ऐसी सूरत में एडजस्टमेंट जो सिस्टम ने कही थी वही वाली कर दी जाएगी।
पढ़ें जी। एडजस्टमेंट विल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ सिस्टम जनरेटेड नोटिस। आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट्स को काटना और सिस्टम जनरेटेड नोटिस को बार्किंग कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। काटना shall be made after a barking to the taxpayer. The response of taxpayer shall be considered before making any. In case no response is received in 30 days of notice, अगर आपको नोटिस आ गया है और आपने 30 डेज में कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बताएं क्या होगा जी। आपको नोटिस आ गया और आपने 30 डेज में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो एडजस्टमेंट शैल बी मेड, एडजस्टमेंट्स कर दी जाएंगी। अच्छा, सिस्टम भी बैठ सकता है। इफ नो एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द अमाउंट्स इन द रिटर्न शैल बी एज्यूम्ड टू बी एंड टैक्स पेयर शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली थ्रू IRIS। IRIS कुछ भी नहीं है, FBR का कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम आपको बता देगा 6 महीने गुजर गए हैं, माजरत हमारा सिस्टम बैठा हुआ था, लेकिन आपके लिए खुशी की खबर यह है कि आपकी अमाउंट्स ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड। अच्छा जी, ये सेक्शन अप्लाई होगा तब जब FBR बताएगा, लेकिन अभी तक FBR ने बताया नहीं। ये आगे काट दें। ये बहुत अरसे से एक्सपेक्टेड है कि ये सवाल आया ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स वाला, उम्मीद है आ भी जाए। ये आ नहीं रहा, ये आपकी टर्म में भी आ सकते हैं ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स के नाम से। ओके चलें जी, छोड़ें पहले सारी चीजें, ज़बानी याद करें। अ रिटर्न शैल बी प्रोसेस थ्रू ऑटोमेटेड टू अराइव एट करेक्ट टैक्सेबल इनकम, करेक्ट टोटल इनकम एंड करेक्ट टैक्स बाय मेकिंग 4 adjustments. Adjustments shall be made after issuing a system generated notice. अब नोटिस आ गया, अब क्या करें? The response of taxpayer shall be considered before making adjustment. अगर नो रिस्पॉन्स आए तो सिस्टम एडजस्टमेंट्स कर देगा, लेकिन अगर सिस्टम ही बैठ जाए तो द अमाउंट शैल बी एज्यूम्ड टू बी, और टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। डन। अच्छा, अब दो डेफिनेशंस हैं, पहली अरिथमेटिकल एरर और दूसरी अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम। आइए अगले सफे पे। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, अरिथमेटिकल एरर क्या होती है, पढ़ लें खुद ही। इंक्लूड्स एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, इंक्लूडिंग एनी मिनिमम और फाइनल टैक्स। नेक्स्ट, इनकरेक्ट दावा अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न। रिटर्न के मुंह से ये दावा पता चल रहा है या दिल के अंदर से खंगालना पड़ेगा? मुंह से पता चल रहा है। इनकरेक्ट दावा वाजे फ्रॉम रिटर्न, रिटर्न देखते ही गलती पकड़ ली FBR ने। ये कौन सी गलतियां हो सकती हैं? नंबर 1, टैक्स इज नॉट वेरीफाइड फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम। बैंक से चेक किया, टैक्स नहीं आपने अभी तक पे किया। ये एक ऐसी गलती है जो रिटर्न देखते ही पता चल जाएगी। ICAP वाले भी चेक करते हैं आप लोगों ने वो फीस जमा करवा दिया या नहीं, ये कलेक्शन सिस्टम से चेक करते हैं, बैंक से। नेक्स्ट, डिडक्शन एक्सीड लिमिट। डिडक्शन एक्सीड लिमिट, इसकी मिसालें देना शुरू करें। अमाउंट की मिसाल दें। सैलरी 25,000, परसेंटेज की मिसाल दें 20% ऑफ परचेज। रेशो और फ्रैक्शन मैंने आपको करवाई थी बिल्कुल एंड के ऊपर, सेक्शन 21 में A/B/C एक फॉर्मूला दिया हुआ था। ये सारी चीजें पॉइंट 3 वाली लिखें, सेक्शन 21 वाली। इज इट पॉसिबल कि डिडक्शन एक्सीड कर जाए लिमिट? यस, इट इज पॉसिबल कि डिडक्शन एक्सीड कर जाए लिमिट। ये हाईलाइट करें, डिडक्शन एक्सीड्स द लिमिट। किस किस मानी में एक्सीड कर सकती है? अमाउंट 25,000 से ऊपर की सैलरी कैश में पे कर दी, परसेंटेज 20% से ऊपर की परचेजेस आप कर सकते हैं, कुछ लिखा हुआ था, और रेशो और फ्रैक्शन। तीसरी बात, मुझे ये बताएं कि ऐसा हो सकता है कोई टैक्स पेयर ब्लंडर मारे, ज़कात आपको पता है बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो वो ज़कात को वर्किंग 1 में उल्टा दे 10,000 से और फेस पे माइनस करे 2 नंबरी करके 12,000। क्या ये गलती भी सिस्टम ऑटोमेटिकली पकड़ सकता है? बिल्कुल पकड़ सकता है। पहले पॉइंट 1 की एग्जांपल लिखें, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। वर्किंग 1 में
बिजनेस इनकम निकालते हुए, वर्किंग वन में बिजनेस इनकम निकालते हुए ज़कात उल्टाई 10,000 से रिवर्स की, वर्किंग वन में बिजनेस इनकम निकालते हुए ज़कात रिवर्स की 12,000 से। हाइब्रिड में अब्दुल्ला एक रो है, लिख नहीं रहे, चलें अब लिखना शुरू कर दिया। वर्किंग वन में ज़कात उल्टाई 12,000 से और फेस पे लेस की, सॉरी 10,000 से बोला था मैंने, तो वर्किंग वन में ज़कात उल्टाई 10,000 से और फेस पे लेस की 12,000 से। क्या ये कंसिस्टेंसी है या इनकॉन्सिस्टेंसी? इन विच एन आइटम का मतलब ज़कात इज इनकंसिस्टेंट विद एन अदर एंट्री ऑफ द सेम आइटम। सेम आइटम भी ज़कात ही है ना, एक जगह ज़कात किसी और अमाउंट से नजर आ रही है और दूसरी जगह ज़कात किसी और अमाउंट से नजर आ रही है। चलें बताएं जी, इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न याद करें। नंबर 1, टैक्स पेमेंट इज नॉट वेरीफाइड फ्रॉम डिडक्शन एक्सीड लिमिट। ये पॉइंट 1 ना थोड़ा सा जरा मेहनत करके याद करना पड़ेगा। इन विच एन आइटम इज इनकंसिस्टेंट विद एन अदर एंट्री ऑफ द सेम आइटम। ये कौन है जी? कमिश्नर। अच्छा भाई, इसके सामने 4 बंदे लाए गए। कितने बंदे लाए गए जी? 4 बंदे लाए गए। कमिश्नर ने अपने टुंगड़ों से पूछा, हाँ भाई बताओ आज किस किस को पकड़ के लाए हो? सर 4 बंदे आपके लिए पकड़ के लाए हैं। कितने बंदे पकड़ के लाए हैं? 4 बंदे। अब कमिश्नर ने कहा इसको जरा बुलाओ। सर आ गया है। क्यों इसको पकड़ा है? सर ये ना इसने रिटर्न जमा नहीं कराई थी, तो हमने इसको नोटिस दिया कि 30 दिन में जमा करा दो। ये बात हमने तकरीबन महीना पहले पढ़ी थी। सर इसने रिटर्न जमा नहीं कराई थी, इसको हमने नोटिस दिया कि यार रिटर्न जमा करवा दो। इसने 30 दिनों में भी फिर जमा नहीं कराई। एक तो इसने 30 सितंबर को जमा नहीं कराई, फिर हमने नोटिस भेजा कि 30 दिन तुम्हें दे रहे हैं, आप तो जमा करा दो, इसने फिर भी जमा नहीं कराई। कमिश्नर ने कहा ठहरो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको लुटाओ, इसको ना कमरे में ले जाओ। मैंने अपना रंग चढ़ा दिया इस पे, तो इसको कमरे में ले जाओ, इसको देखते हैं, इसे ऊपर ही रखना। सर अगला बंदा ले आए। हाँ हाँ लाओ, कोई मसला ही नहीं। अब ये दूसरे को देख रहा है कि उसके साथ क्या हुई है। ये कौन है? सर इसकी ना, बस आप छोड़ें, आप क्या बताएं। इसका ना ऑडिट शुरू हुआ था, आप देख रहे हैं इसके बाल सर, इसको ऑडिट शुरू हुआ था। दौरान ऑडिट इसने ना रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। हम कह भी रहे थे रिकॉर्ड दिखाओ, इसने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। कमिश्नर ने कहा इसको ले जाओ, इसकी बिना बेस्ट जजमेंट करनी है, जैसे पिछले की बेस्ट जजमेंट की थी, इसकी बिना बेस्ट जजमेंट करनी है, इसको ले जाओ। ये कौन है? सर ये नजरा, ये जॉनी है, ले आओ इसको। इसने क्या किया है? सर ये जहाज पाकिस्तान लेके आ गया था। ओ तेरी खैर, यानी जहाज पाकिस्तान लेके आ गया था, उड़ने वाला या बहरी जहाज? सर खुद नहीं खुद कैसे आ सकता? सर उड़ने वाला जहाज पाकिस्तान लेके आ गया था और पाकिस्तान में लाके इसने सवारियां भी अनलोड की। अब चाहिए तो ये था कि ये अब रिटर्न भी जमा करवाता, लेकिन इसने अपने रिटर्न जमा, इसको ले जाओ, इसकी भी बेस्ट जजमेंट करेंगे। यार है कि नहीं, पढ़ लिया यार, छड़िया करो यार, कभी तो हाथ होता लगा कर। इसको जरा इधर रखो ऊपर जरा। हाँ बोलो, ये कौन है? सर इसने रिटर्न जमा कराई है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। इसको ले जाओ, इसको ना छत पे खड़ा कर दो। इसकी भी हम क्या करेंगे बोले? बेस्ट जजमेंट। इसकी भी क्या करेंगे? बता दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौन था? इसे कहा था 30 दिनों में रिटर्न जमा करवाओ, यानी जमा 30 सितंबर को तो इसने जमा नहीं कराई थी, पहली बात ये हो गई।
दूसरी बात, हमने महीना तकरीबन पहले पढ़ा था कि जिस बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई उसको चाहिए कि 30 दिनों में जमा करा दे। पहली बात ये थी कि 30 दिनों में इसने रिटर्न जमा करानी थी, लेकिन कहने के बावजूद भी जमा नहीं करवाई। अच्छा, ये कौन है? इसका ऑडिट शुरू हुआ था और इसको रिकॉर्ड्स दिखाने को कहा गया था, लेकिन इसने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया था। अच्छा जी, ये कौन है? नॉन रेजिडेंट शिप ओनर, नॉन रेजिडेंट, जिसको रिटर्न जमा कराने को कहा गया था, रिटर्न जमा नहीं कराई। ये कौन है? ऐसा बंदा जिसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई। क्लियर? इन सबको कमिश्नर इनके लिए मेक करेगा, मेक बेस्ट जजमेंट। क्या मेक करेगा? मेक करने के बाद इशू करेगा क्या? बेस्ट जजमेंट। मेक करने के बाद क्या करेगा? इशू बेस्ट जजमेंट। पहले मेक करेगा इनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट ये फिजिकली ऑर्डर बनेगा, ये ज्यूम नहीं होगा। सबसे पहले कमिश्नर इनकी बेस्ट जजमेंट मेक करेगा, मेक करने के बाद और इशू करने के बाद इनके पास अपील का हक होगा कि ये कोर्ट में जाके अपील कर सकें। और आखिरी बात, किसी भी साल की बेस्ट जजमेंट अगले 6 साल के अंदर हो सकती है। यानी ये तो नहीं हो सकता कि 2080 में जाके कमिश्नर कह रहा हो 2002 की वेल्थ स्टेटमेंट दो, तब तो ये कवर में होगा। तो इसलिए किसी भी साल की बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में हो सकती है? 6 साल। बस ये पढ़ाना था आज। अब लॉसेस का न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ा दें? चल ठीक है, फिर लॉसेस का न्यूमेरिकल शुरू करना है। असल में थ्योरी पढ़ लेते हैं। पढ़ें। सेक्शन बोलें कौन सा है? 121। मुजरिम कितने हैं? 4। सजा सबको एक ही। क्या? इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, इन रिस्पॉन्स टू, कल मैं जाके ना आपको सबसेक्शन 3 खुलवा के दिखाऊंगा 114 के 3 का, फिर आपको बातें जरा ज्यादा बेहतर याद आएंगी। बाकी बातें तो आसान है, इसके लिए कह रहा हूं। अगर एक बंदा फेल हो जाए, किस लिए? रिटर्न जमा करवाने पर क्यों उसको नोटिस भेजा फिर भी रिटर्न जमा नहीं करा, ये ब्रैकेट वाला नहीं, पेपर में आपने लिख के आना। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न एज अ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर, और इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट। ये बात चैप्टर 16 से कॉपी पेस्ट उसने की है। इफ अ पर्सन फेल्स टू, अंडरलाइन वाला पढ़िएगा, प्रोड्यूस अकाउंट्स और, इफ अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स और किसके सामने? बिफोर कमिश्नर। किसके सामने? बिफोर स्पेशल ऑडिट और एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ फर्म ऑफ सीए। क्यों? ऑडिट में क्या करना था? दीज वर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। अब सजा शुरू होने लगी है। कमिश्नर ने क्या सजा देनी है? सजा द कौमी में, द कौमी में मेक, द कौमी में मेक, द कौमी में मेक करेगा या इशू भी करेगा? फिलहाल मेक। द कौमी में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन तो होगी ना, पता होगा जहाज के अंदर कितनी सवारियां बैठती हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को लेगा। मे बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग इज अकल मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। आपकी असेसमेंट ऑफ इनकम और टैक्स कर लेगा। सबर करें जरा। मेक करने के बाद वो बोले आफ्टर मेकिंग अ कमिश्नर शैल, पहले मेक करेगा, मेक करके इशू करेगा। भाईजान ये फिजिकली इशू होगा, यहां नहीं लिखा हुआ है ज्यूम किया जाएगा इशू होगा। इसमें 4 बातें लिखी होंगी। आपकी इनकम कितनी है, आपका टैक्स बनता कितना है, आपने पहले दे कितना दिया हुआ है, और वक्त, जगह और तरीका। अगर आप हमारे खिलाफ अपील करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आए आप चारों आए, कमरे को उठा के साथ ले आए बेशक। अगर आपने चारों ने हमारे खिलाफ अपील करनी है तो हम आपको जगह बता रहे हैं, वो जगह इंशाल्लाह हम देखेंगे दो दिन बाद ना, हम अपील्स के चैप्टर में वो जगह देखेंगे कहां जाना है। तो ये रेमेडी भी अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल है। ओके, अब मुझे ये बता दें, छोटी सी बात आपसे पूछता हूं कि ये हमारा टैक्स पेयर है, इसका साल खत्म हुआ 30 जून 17 को। इसने रिटर्न कब जमा करवाई? 30 सितंबर 17 को। तो थोड़ी देर मोबाइल करवा दें, सीए करवा दें। ये क्या जमा करवाई? रिटर्न क्या बन जाती है? एज्यूम। अनलकीली इनका ऑडिट स्टार्ट हो गया। अनलकीली इनका क्या स्टार्ट हो गया? ऑडिट स्टार्ट हो गया। एंड ही रिफ्यूज्ड टू शो रिकॉर्ड्स। इसने रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब कमिश्नर कहेगा इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। वो कहेगा नहीं, दाल ही काली है इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा। कमिश्नर कहेगा इसका मतलब है जो मैंने तेरे बारे में अजम्पशन ली थी, टैक्स पेयर कहेगा वो झूठ थी, वो झूठ थी।
लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं दिखाऊंगा। चल ले जा इसको कमरे में। नाउ बोले, नाउ ज्यादा हो गई है। नाउ assumed assessment shall have no legal effect। पता नहीं ये इफेक्ट ए वाला होता है, ये वाला होता है, मुझे तो ये पूरी जिंदगी समझ नहीं आई, जिंदगी खत्म होने वाली है। अच्छा मुझे बताएं, अगर आप रिटर्न जमा करवा दें, मैंने प्लस का लफ्ज लिखा है, तो रिटर्न क्या बन जाती है? assumed assessment order। assume कर लिया जाता है, आपने सच बोला है। इस सच की तसल्ली के लिए कमिश्नर आया था ऑडिट करने। आपने कहा ले आ, दरवाजा बंद, और आप आवाजें मारे अंदर से, आ जा आ जा आ जा, शटर डाउन। तो प्लीज, नाउ अजम्पशन शेल हैव, और फिर कमिश्नर करेगा एक्सेलेंट, नाउ ही विल पास, बोले बोले बोले, बेस्ट जजमेंट। आप बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करेगा। डन। चलो नोट करें, सारी डायग्राम में तो नहीं किताबें बनी हुई ना, हर डायग्राम पानी पी के ना, मैं आपको बोतल इधर से दे रहा हूं, बोतल निकालो। किसी के पास है बोतल? मुंह खोलो। बोतल, शुक्रिया। क्या सीधे आसन? आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न क्या बन गई? कमिश्नर असम्पशन ले लिया, आपने सच बोला। कमिश्नर सच की तसल्ली के लिए जरा आया, ऑडिट शुरू किया, आपने कहा नहीं दिखाऊंगा रिकॉर्ड, कर लें जो करना है, अंदर से बोल रहे हैं, और जुमा ब्रेक लिख के शटर डाउन किया हुआ आपने। कमिश्नर कहेगा नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, अज्यूम्ड असेसमेंट लिखिएगा, पता नहीं आप असेसमेंट को डॉट डाल लें आगे, जो भी करने। नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नाउ ही विल पास। अब आपको कमरे में जाके आपकी कौन सी असेसमेंट होगी? बेस्ट जजमेंट। अब कौमी आपको बेस्ट जज करेगा जी, कौमी फैसला सुनाएगा। कोई मसला तो बताओ। ये छोटी सी लाइन पढ़ाने के लिए आपको डायग्राम बनवाई थी। नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, अब अज्यूम्ड असेसमेंट का क्या होगा? कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। आपके बारे में असम्पशन ली थी वो गलत थी। ओके जी, अब पॉइंट 3 में मैं सिर्फ पहली लाइन पढ़ा हूं, बाकी 3 लाइनें इंशाल्लाह कल। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कितने अरसे में की जा सकती है? कैन बी इशूड विदिन 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। अगली डायग्राम, 6 साल का मतलब। भाईजान बड़ा शौक से ले इस चैप्टर को, सिनेरियो बेस्ड सवाल बना रहा है एक और कमाल सवाल बना रहा है, यानी कि पूरी डेट से एक एक चीज जहन में होती है तो बच्चा सवाल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। कमाल सवाल बनाने लग गया वो। बच्चे कहने लगे थे जरा थ्योरी के सवाल इस चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं 10-12 नंबर के, तो उसने उनको फिर सिनेरियो बेस में बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, कहते हैं फिर सिनेरियो बेस सवाल बनवा लो मेरे से, शौक पूरा हो गया, तो अब सिनेरियो बेस सवाल आ रहे हैं। अच्छा जी, आपका साल कौन से बोले? 30/9/2009। बिलावल फाइल्ड अ रिटर्न बट फॉरगॉट टू फाइल वेल्थ स्टेटमेंट। 3 महीने बाद इसने रिटर्न जमा कराई, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराना भूल गया। इसी क्या होगी? कितने अरसे में? 6 साल में। 6 साल अब एंड से नहीं गिनने शुरू करने, जैसे 180 दिन गिने थे वैसे नहीं गिनने। अब 6 साल आपने यहीं से गिनने शुरू करने, यहां से गिने 6 साल। 30, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लास्ट डेट बाय विच कॉमी कैन मेक अ बेस्ट जजमेंट। ये कौन सा सेक्शन बनेगा? 121 का 3। चलें जी, नोट करें, 121 का 3। बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में की जा सकती है? नहीं 6 साल गिनने कहां से हैं? जो साल था, जो आपका साल था, आपका साल तो 30/9 का था ना, जिस साल की आपने रिटर्न जमा कराई है। अच्छा, आप लोग किस लिए आ रहे हैं आजकल? लॉसेस के चैप्टर, ये इस चैप्टर के लिए आ रहे हैं, चैप्टर 15 के लिए, जो न्यूमेरिकल्स के लिए आ रहे हैं? दोनों चीजों के लिए।
दोनों के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, आप लोग पता नहीं क्या करते थे, हम लोग शायद अपने ज़माने में होते तो ये करते, मैं आपको बताता हूँ। किया ये नहीं पता कि क्या हमने अगर हम अपने ज़माने में होते तो ये करते। बात को कंक्लूड कैसे करते हैं, जा पड़ा ये कह के नहीं, बात को कंक्लूड कैसे करते हैं, फील कीजिएगा, बात कंक्लूड होने लगी है। भाईजान लोर आ गया है, भाईजान छड़ दो, थोड़ी मेहरबानी, बस कर दो। इफ बिलावल, देखिएगा मजा आएगा, ऊपर देखना पड़ेगा इसके लिए। इफ बिलावल फेल्स टू फर्निश द कॉमी मे मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट and will issue the assessment order within 6 years of the end of the year to which it relates. ये फिक्रा दराज बानी बोले। If Bilawal fails to furnish the कौमी may का best judgment and will issue a best judgment assessment order within from the end of the year to which it, ये पूरी बात बन गई है। ओके जी, कम ऑन पेज 301। पेज 301। ये डायग्राम मैं आपको भी बनाने दूंगा। क्या आपके नॉलेज में है कि हमारी इनकम्स नॉर्मल रिजीम की सैलरी है, बिजनेस स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, या फिर अब इस तरह की बहुत सी चीज़ें आनी है अब इन दिनों में, तो ज़रा तसल्ली से आते रहें और बैठ के ये समझते रहें। कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, और ये हमारी नॉर्मल रिजीम की इनकम्स हैं। दो हमारी सेपरेट ब्लॉक इनकम्स हैं। सिक्योरिटीज़ जो 3 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, सिक्योरिटीज़ मुझे याद है 3 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, सेक्शन 37A में किसी दिन जाके पढ़िएगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल, ये दो हमारी सेपरेट ब्लॉक इनकम्स है, ये नॉर्मल में नहीं गिरती। दो हमारी फाइनल है, FTR डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम कुछ केसेस में, और चौथी है हमारी एग्जेम्प्ट इनकम जैसे कि एग्रीकल्चर। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स। अभी तक मैंने लॉसेस का चैप्टर महदूद रखा हुआ था सिर्फ यहां तक। आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें लॉसेस में सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर एग्रीकल्चर में लॉस आ जाए तो डिविडेंड में से माइनस नहीं होगा, ये तो बोंगी सी बात है ना। ये तो इधर उधर चीजें नहीं जा सकती, बस ये याद रख लें, इन चारों में चीजें मिक्स नहीं करनी कभी। सिक्योरिटीज में लॉस आ गया, आप जाके इधर कैपिटल गेन में ना 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 कुछ नहीं, तो इधर उधर जाने की पहली तो बात है इजाजत नहीं है किसी भी किस्म में, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई सिक्योरिटीज में लॉस आ गया, डिविडेंड में से माइनस कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, ये वाले लॉसेज आपको पता है इनमें से कुछ 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इधर देख लें कुछ नहीं होता। और ये वाला लॉसेज सिक्योरिटी वाला 3 साल। इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि लॉ ने बताया नहीं हुआ, तो ये लॉ नहीं बताया इस बारे में, खामोश है वो, तो इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड शायद नहीं हो सकता। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा कि पेपर में हमने लॉसेस के बारे में फिर रूल क्या लगाना है। एक काम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम करेंगे, डेट इज सिंप्लीफिकेशन। डेटे को सिंप्लीफाई किया करेंगे। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है? अगर मेरी एक दुकान कराची में है, एक लाहौर में है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन 11 में से मैं सिर्फ ये वाली इनकम कमा रहा हूं, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, क्योंकि एक मेरी दुकान कराची में, एक लाहौर में। इधर देखते रहे, इसको उठाओ। अगर मैंने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे और कॉइन बेचा, तो मैं इन 11 में से सिर्फ इधर पढ़ा हूं, कैपिटल गेन, नॉर्मल गेन। अगर मैंने पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे और मुदारबा सर्टिफिकेट्स बेचे, तो मैं सारा इधर ही पढ़ा हूं, सिक्योरिटीज। अगर मैंने प्लॉट बेचा और मैंने ओपन प्लॉट के साथ साथ कंस्ट्रक्टेड एरिया भी बेच दिया, तो इट इज डिस्पोजल ऑफ। तो एक बात याद रखिएगा, विद इन हेड्स पहले सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। अगर मैं लाहौर में घर किराए पे चढ़ाऊं और कराची में घर किराए पे चढ़ाऊं, तो मेरी एक ही इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर मैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचूं और पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचूं, तो दो इनकम है। प्राइवेट के इधर फॉल करेंगे कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में, और पब्लिक के फॉल करेंगे सिक्योरिटीज में। डन। तो ये 11 टाइप की चीजें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, 6 पुरानी वाली और 7 8 9 10 11 बाकी भी पुरानी वाली। तो ये 11 टाइप की आपको चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं, नोट कर लें।
इनके अंदर आपस में लॉसेस लॉसेस माइनस करने की इजाजत ना है। यू हैव हाफ मिनट, नोट डाउन। आज होमवर्क में क्वेश्चन 13। ये कौन सा क्वेश्चन है? 16। तो फिर 13 होमवर्क में है, पिछले सफे पे, सेल्स टैक्स का नहीं, पिछले सफे पे लॉसेस का ही क्वेश्चन 13 होमवर्क में है। वो 9 जैसा सवाल है। ओके बाकी बातें आपको पता है कि सैलरी में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, और स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और में से माइनस नहीं हो सकता। बाकी बातें आपको पता है। चलें जी। आयशा बाजी ने 2021 का डेटा आपसे शेयर किया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बोलें बोलें। इनकम फ्रॉम गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। यार ये क्या चीज है? छोड़ दें यार, अब ये याद हो गया डायग्राम, वरना बाइंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा, बस कर देना। सवाल समझें। ये कौन सी इनकम है? गलत बोला आपने, पूरी बात किया करें। नॉर्मल टैक्स रिजीम। सिक्योरिटीज, स्पेक्यूलेशन, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, एंटीक, लिस्टेड सिक्योरिटीज, एग्जेम्प्ट इनकम, इनकम फ्रॉम। ओके, अब बिफोर मेरे ख्याल से सवाल पे हम पहले शुरू करें, पहले मेरे ख्याल से ना कुछ डेटे में सिंप्लीफिकेशन की जरूरत महसूस हो रही है। वो जरा सिंप्लीफिकेशन मुझे बता दें, कहाँ कहाँ जरूरत महसूस हो रही है। कोई लफ्ज ढूंढे, दो दो दफा आ रहे हो। 1 2 3। इस डेटे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इससे पहले कि मैं सवाल शुरू करूं, और यहां पर मैं वो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो पहले महीने में आपको पढ़ा दिया था, ज्वेलरी, प्राइवेट कंपनी, एंटीक वगैरह, ये वो कॉन्सेप्ट लगेगा। एक और डेटा मुझे लग रहा है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज 2 हैं, एक पे गेन आ रहे, इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन अलग है। तो येलो में 3 गुजर थे, स्काई ब्लू 2 पराचे थे, अराई अलग आया हुआ है, चीमा अलग आया हुआ है, कीमा अलग आया हुआ है, पीमा अलग आया हुआ है, और टीनू अलग आया हुआ है। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लें। डन, लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग। तो येलो वालों को सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप मुझे मार्कर पकड़ा दें तो अल्लाह आपका भला करे। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रिजीम जी। गेन है ज्वेलरी का कितना? 2.5। अभी आप कैपिटल गेन का चैप्टर ध्यान में रखें। अभी आप समझे, पहली वो 15-20 क्लासें थी, उनमें हम बैठे हुए हैं। कितना? लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी 3.6। मैं नोट करने दूंगा, सबर। प्राइवेट कंपनी कितना? 3.6। ये जो लॉस है ना, ये कोई लॉसेस के चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लॉस हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था। ज्वेलरी, पेंटिंग, एंटीक, ये सारी चीजें हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, और वो कैटेगरी 2 पढ़ी थी। उसमें ये सेक्शन 38 का सब सेक्शन 5 था, जिसमें हमने पढ़ा था नो लॉस शेल बी रिकॉर्डेड फॉर पेंटिंग, ज्वेलरी एंड बला बला बला। तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन। 1.6 एंटीक पर लॉस, अजूबे पे लॉस 1.1। सबर 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 सबर, आगे
दो स्काई ब्लू हैं, दो पराचे भी आए हुए हैं, ये गेन है और ये लॉसा। भाईजान वो देखें गेनी है ये, और ये लॉसा है। अजीब वैसे। इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक, गेन, लॉस, दो। ठीक है जी, नोट करें। वर्किंग 1 और 2 नोट करें। बहुत ज्यादा आज पछतो आ रही है तुम्हें, बस कर दो ना यार, तुम्हारे भी जज्बात हैं। वफर नफा में फी कफी बफूल फी बफूल नफा शफूर फू कफर दफू गफा यफू फंड फर सफेंड कफा तफू में फेर फेस पे बफूल सफक तफे फो कफोन कफोन यफू यफू। ओके, अब आप हजरात टेक कर लें। नहीं, अब मेरे से सुने वाला काम क्या करना है मेरे ख्याल से ना। अब पहले ये वाली चीजें ना सवाल से टिक कर लें, फिर सवाल शुरू करते हैं। इनको भी इग्नोर कर दें, इन तीनों को इग्नोर कर दें। वो वाली चीजें जो है ना पहले टिक कर लें। मुझे जरा टिक मरवाना शुरू करें। नॉर्मल रिजीम वालों को टिक मार लूं, ये नॉर्मल रिजीम है, ये भी मेरे साथ टिक मारें, ये भी नॉर्मल रिजीम है, ये भी, और 19 भी नॉर्मल रिजीम। ये 4 हो गई नॉर्मल रिजीम, और एक और टिक लगवा दें, ये भी नॉर्मल रिजीम। पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर आपकी कोई फरमाइश हुई तो वो मैं पूरी कर दूंगा। पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टिक कर दें ये सारी नॉर्मल रिजीम, टिक कर दें सारी नॉर्मल रिजीम। 1 2 3 4 इधर टिक कर दें, और एक वर्किंग 1 में। मैं आपसे ना वर्किंग 3 असल में खुलवाना नहीं चाह रहा कि वर्किंग 3 खोल के इनको दोबारा लिस्ट डाउन करूं, अब बहुत टाइम लग जाएगा। बस फेस पे जाते हैं हम। हालांकि आप वर्किंग 3 करके सारे हेड्स अब दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन वो कितना टाइम लगाएंगे पेपर में। अच्छा, अब मोहतरम ये अच्छी बस है, हाँ मुझे तो इतना तो मुझे भी पता है, ये अच्छी बस है, ये बुरी सवारी है, ये अच्छी सवारी है, और ये अच्छी सवारी। चपेड़ यार, चपेड़े तो बुरी सवारी ना। दोबारा देख लें, ये दोनों अच्छी क्योंकि सैलरी नहीं है, ये बुरी, ये, और कैपिटल गेन भी। अच्छी अच्छी बासों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठा दें, अच्छी अच्छी बासों में अच्छे सवारे, बसी सवारा। न्यूमेरिकल का फेस, इनकम फ्रॉम, यार रिलैक्स आप लोग, अब आराम पर टिक लगा के आप लोग बैठ जाए। जब शो पूरा होगा मैं आपको बता दूंगा। लॉर 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 कसूर 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 लॉर लॉर। ओके, डेड बताने की जरूरत नहीं, बस ठीक है। डेड डेड कभी आज तक उसने मांगा नहीं, और डेड बताने की जरूरत भी नहीं, रोने लग जाएगा एग्जामिनर। ओके, 3 उठा लिए, 2 रह गए टिक वाले। कैपिटल गेन का लॉस और स्पेक्यूलेशन का लॉस। न्यूमेरिकल की चिन्ह पर कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस कितना, 1.1 नॉर्मल रिजीम। अभी मैंने नॉर्मल रिजीम में चले, बस अभी नॉर्मल रिजीम में। और आगे इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। टिक वाले सारे अब मैंने उठा लिए, आखिरी ये बचा था 4.5 डन। ओके, नाउ यहां पे खड़े होकर मुझे बता दें, क्या वो जो नॉर्मल रिजीम की 6 चीजें थी वो फारिग हो गई? आप सेपरेट ब्लॉक और इमूवेबल को ढूंढना शुरू करें। इमूवेबल है कोई नहीं, पीछे क्या रहेगी? सेपरेट ब्लॉक। इनको भी क्या कर लें?
मुझे बताइए इनको 6 साल तक करना है और उसको 3 साल तक करना है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सा, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लें, कितना 2। अच्छा इसके बाद अब मुझे बता दें क्या बचा है, सिर्फ एग्रीकल्चर बचा है मेरे ख्याल से, और तो कुछ भी नहीं बचा। और एग्रीकल्चर पे क्या आ रहा है, लॉस। इसको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं बस, आप यहां तक नोट कर लें। रशीद बाहर निकल के एग्जामिनेशन हॉल से, रशीद कितने नंबर आ जाएंगे यार, 8 तो 7 है। ओ डिस्कस लिखिया सी, ओए कसमे, ओए दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। उधर ठोकर न्याज बेग पे सड़क पे बैठ के आई कैब के सामने, शीद ओ ना, ओ ना ओ ते मेरा भरा, चल अंदर चलिए ना, हॉर्न नहीं अंदर। चलें जी, हमने तो डिस्कस करना है, डिस्कस करना शुरू करें। डिस्कस हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, पहला सवाल उसका ये है। दूसरा सवाल उसका ये है, ऑल्सो डिस्कस हाउ लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। पहला सवाल ये है कि सेट ऑफ कैसे होंगे, और दूसरा सवाल है कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज इस सवाल में अगर आप नोट करें, नोट सवाल करना छड़ दो, इतने देखो एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप सवाल में नोट करें, वो सिर्फ इन लॉसेस के बारे में पूछ रहे हैं, हाउ अबव लॉसेस कैन बी। इसलिए ना जरा मैं प्लान करता हूं हेडिंग्स कितनी होंगी। अब मैं हेडिंग्स दूंगा 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स दूंगा और एक एक करके डिस्कशन शुरू करूंगा। चलें जी, अब हम 2 डब्बे बना लेते हैं, एक सेट ऑफ का और एक कैरी फॉरवर्ड का। और पहला नाम लिखते हैं जी, पहला नाम है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। चलें जी, अब मैं थ्योरी लिखवाना शुरू कर रहा हूं, आप लोग यहां सेट ऑफ की थ्योरी लिखें, यहां कैरी फॉरवर्ड की, बड़े खुले दिल से, पूरा सफर लगेगा। अच्छा जी, बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस बताएं कितना है, 4.5। इसके बारे में वो सेट ऑफ के बारे में भी पूछ रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आप पॉज लें तो ये मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन 14 में कि अगर स्पेकुलेशन है, नॉन स्पेकुलेशन है, सेट ऑफ में क्या लिखना है, कैरी फॉरवर्ड में क्या लिखना है, ये सारा आपको बताया हुआ है। तो चलिए अगर भूला हुआ है तो मुझे रूल 1 याद करा दें, रूल 2। ये बुरा लॉस है ना, तो सेट ऑफ के बारे में लिखें, लॉस ऑफ 4.5 shall not be set off in current year against any other head. Loss of 4.5 shall not be set off against any other head in current year. अच्छा रूल 3 किसी को आता है उर्दू वाला, ये अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगा और सेम हेड में से माइनस होगा, ये रूल याद है, लिखें कैरी फॉरवर्ड में आके। However, loss of 4.5 shall be carry forward up to 6 next tax years, shall be carried forward up to 6 next tax years and shall be adjusted against same head, and shall be adjusted against same head. लाइन पूरे सफे तक खींच दें आप। ओके अगली हेडिंग दें जी, इनकम फ्रॉम प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी का कितना लॉस है, 3.6। नजर मारें इधर आगे, क्या किया 3.6 को माइनस किया कितने में से 2 और जो बाकी 1.1 बच गया इससे कैरी फॉरवर्ड किया कितने साल तक अगले, तो कैमरा यहां रख के लिखना शुरू करें। लॉस ऑन प्राइवेट कंपनी शेयर्स, लॉस ऑन प्राइवेट कंपनी शेयर, जल्दी, shall be set off against gain on jewelry, shall be set off against gain on jewelry. अब लाइन के आगे आ जाएं, द रिमेनिंग लॉस ऑफ 1.1, द रिमेनिंग लॉस ऑफ 1.1 कैरी फॉरवर्ड में लिखना शुरू करें। आप क्या करें, shall be carried forward और आगे डैश डैश लगा दें, वही बात 6 साल लिखनी है। shall be carried forward up to 6 years after the end of the tax year to which it relates, and
क्या कहते हैं, अगेंस्ट द सेम हेड, द अर्लीस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ, ठीक है ना। तो 1.1 को ये कर दें। आगे 1.6 एंटीक का लॉस, 1.6 का लॉस है एंटीक का, तीसरी हेडिंग आएंगे इधर, एंटीक का लॉस। ये भी मैं जो आपको सेक्शन दिखाते हैं ना कैपिटल गेन के चैप्टर वाला, ये वो है। तो सेक्शन 38 का 5 लिखें जरा, सेक्शन 38(5) और आगे लिखना शुरू करें। सेक्शन 38 का 5 असल में हमने 3 महीने पहले पढ़ा था जब सिलेबस शुरू हुआ था। वहां लिखे नो लॉस, सॉरी नो डिडक्शन, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर अ लॉस ऑन एंटीक, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर लॉस ऑन एंटीक। अब अगले कॉलम में आ जाए। ऑब्वियसली नो कैरी फॉरवर्ड, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। तो जब माइनस नहीं होना तो फिर कैरी फॉरवर्ड कहां से आना, इसी साल माइनस नहीं हुआ था। अगली हेडिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज का लॉस, 6 का आया है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज का लॉस 6 का आया है। इधर आए, इसको सेट ऑफ बता दें और कैरी फॉरवर्ड बता दें। सेट ऑफ करने की कोशिश करें 6 को, ना हो सके तो 2 को 3 साल तक लिखें जी। सेट ऑफ होता है करंट ईयर में, कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल जो लेके जाना है। लिखें लॉस ऑफ 6 ऑन सिक्योरिटीज, ये मैं आपको लिखवा रहा हूं सेक्शन 37A का 0.5, सेक्शन 37A का 0.5 लिखवा रहा हूं, वहां से अंग्रेजी लिखवा रहा हूं। लॉस ऑन सिक्योरिटीज शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी, that is rupees 4 million, against gain of rupees 4 million, full stop। अगली लाइन में आ जाए। The remaining loss of 2 shall be carried forward, the remaining loss of 2 shall be carried forward for 3 years following the end of year in which loss occurred। ये वाली अंग्रेजी वैसे अच्छी है, following the, for 3 years following the end of year in which loss occurred। जी ये 3 साल होता है, ये सिक्योरिटीज का है, सेक्शन 37A वाला, ये कैपिटल गेन के चैप्टर में लिखा हुआ है। शेल बी कैरीड फॉरवर्ड 3 years। अगला बताएंगे कौन सा है, एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, अगर आप एग्रीकल्चर का लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फायदा क्या होगा, अगले साल प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे टैक्स ही नहीं देना, तो वैसे ही मजे हैं। तो लॉस को अगर अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस भी करेंगे तो फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि प्रॉफिट पे भी टैक्स ही नहीं देना। ठीक है, तो लिखें देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ, और अगले कॉलम में आए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, छोटा सा लिख लें, बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट इनकम। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट इनकम। नेक्स्ट, अदर सोर्स का लॉस। ये अच्छी सवारी है, इसको अच्छी बसों में बिठाने की कोशिश करें। लिखें जी लॉस ऑफ 19, अगली हेडिंग, लॉस ऑफ 19 shall be set off in current year against business non-speculation and income from property, full stop। अगली लाइन, the remaining loss of 1 cannot be carried forward, the remaining loss of 1 cannot be carried forward। बकाया लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। कल किस किस ने अपने फ्यूचर से खेला, हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4, यार पढ़ा करो यार, क्या करते हो यार, हद होती है।